अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं आपका फ़ेवरेट इंजीनियर एंड कंसल्टेंट सलमान आपके साथ लाइव यूट्यूब से चंद सवालात के साथ। ऐसा क्यों है कि जब भी पाकिस्तान में सैलाब आता है तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय इट। ऐसा क्यों है कि जब भी पाकिस्तान में सैलाब आता है देयर इज़ अ सिस्टमैटिक फेलियर इन आवर कंट्री। हर साल मानसून आता है, हर साल मानसून की बारिशें होती हैं, एंड एवरी ईयर वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। When will it be our wake up call to fix this issue? तमाम क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स यही बताते हैं कि पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। लेकिन वी आर नॉट गेटिंग आवर वेकअप कॉल। हमने फ्लड से रिलेटेड ढेर सारे पर्सपेक्टिव्स देखे हैं, दैट इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, लेकिन विल बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड थ्रू इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल इंसाइट्स हम इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे एंड वी विल सजेस्ट अ नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू आवर गवर्नमेंट कि किस तरीके से हम सैलाब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और इमरजेंसी कम्युनिकेशन की प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन में हम एक नहायत दिल खराश स्वात का फ्लड इंसिडेंट को हम एज अ केस स्टडी लेंगे एंड विल ब्रेक इट डाउन, विल एनालाइज इट एंड सी व्हाई इट हैपेंड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग इन फ्यूचर। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए वी विल ओनली टेकिंग द रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ केस स्टडी एंड रियल लाइफ डेटा। तो उसी सिलसिले में मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है जिसका नाम है स्वात फ्लड, a trip to afterlife that could have been prevented, a detailed engineering and technological analysis to prevent precious lives from being swallowed by floods, by your favorite engineer and consultant Salman. तो इस प्रेजेंटेशन में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट विल बी, फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल क्राइसिस की शक्ल किस तरीके से अख्तियार कर गया। उसके बाद हम जो स्वात फ्लड की जो न्यूज़ है उसके बारे में हम एक छोटा सा कमेंट करेंगे। देन वी विल सी हाउ द वर्ल्ड इज फाइटिंग बैक विद दिस फ्लड क्राइसिस इन देयर कंट्रीज, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी हैं कुछ जहाँ पे सैलाब आते हैं, देर आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहाँ पे सैलाब आते हैं। विल बी सीइंग देयर केस स्टडीज। उसके बाद विल बी सीइंग what type of preventive engineering and technological solutions they have applied, or what kind of active disaster response measures they have applied in their countries. उसके बाद we will reimagine स्वाद कि अगर तो हमने engineering solutions वहाँ पे अप्लाई किए होते तो किस तरीके से वो इंसिडेंट को हम होने से बचा सकते थे। एंड आफ्टर दैट विल बी क्लोजिंग इट ऑफ बाय, हम एक टियर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर लो कॉस्ट से लेके हाई कॉस्ट सोल्यूशन, शॉर्ट टाइम से लेके लॉन्ग टाइम का सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आवर गवर्नमेंट हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम कि कौन सा हम सोल्यूशन लें और किस तरीके से हम इस मसले को टैकल करना चाहते हैं। एंड देन वी विल बी क्लोजिंग इट ऑफ with a conclusion. So before moving on, make sure to like, share, and subscribe to our channel. And let's start with first, climate change, a global crisis. नासा की एक स्टडी ने ये शो किया है कि ओवर द लास्ट 2 decades फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। एज यू कैन सी इन द ग्राफ, किस तरीके से ग्राफ नीचे चल रहा था लेकिन 2020 के अराउंड ये एकदम से स्पाइक अप किया। फ्लड्स की इंटेंसिटी में और उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होना शुरू हो गया। एंड लेट अलोन इन 2023 around 43 million people were directly affected by floods. That is a staggering number. तो ये हमें क्या बताते हैं चीज़ें? ये हमें ये बताती हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो भी सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं रह गया, वो एक ऐसा इशू नहीं रहा जिसके बारे में सिर्फ डिस्कशन की जाए। उसके लिए हमें रियल लाइफ इंजीनियरिंग सोल्यूशन सजेस्ट करने की ज़रूरत है। That can be in the form of city planning, that can be in the form of infrastructure planning, that can be in the form of creating, that can be in the form of managing our rivers and creating systems कि जिससे हम फ्लड्स को resist कर सकें, उनको prevent कर सकें और उनको हम manage कर सकें। So this leads up to us जो स्वात के अंदर हमारा इंसिडेंट हुआ रिसेंटली ऑन जून 20th 2025। एक फैमिली स्वात वैली के अंदर विजिट कर रही थी फॉर वेकेशन एंड दे हैपन टू बी ऑन ऑन अ ब्रिज जो कि स्वात रिवर के करीब था, और वो ब्रिज कोलैप्स कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि मानसून की बारिशें हो रही थी, ग्लेशियर पे से रन ऑफ हो रहा था और क्लाउड बर्स्ट का वहाँ पे एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड की सूरत हाल कायम हो गई वहाँ पे, जिसकी वजह से जो ब्रिज था वो कोलैप्स कर गया।
एंड दैट फैमिली वाज स्ट्रैंडेड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड विद इन द रिवर। और जिस तरीके से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, बारी 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 वो सारी फैमिली के मेंबर्स एक एक करके लुकमा अजल बन गए। एंड दैट एक्सपोज्ड कि हमारा जो रेस्क्यू सिस्टम था वो नहीं उन्हें बचा सका, जो हमारा वार्निंग सिस्टम था उनको वार्न नहीं कर सका, और जो हमारी इमरजेंसी कम्युनिकेशन की जो प्रोटोकॉल्स थी किसी काम नहीं आई। सो दिस आस्क्स फॉर अ सोल्यूशन, हमें इसके लिए मसले का हल चाहिए। अब हम देखते हैं कि दुनिया में इससे रिलेटेड किस तरीके से हल निकाले हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में सैलाब आते हैं, दुनिया में काफ़ी सारे ममालिक हैं जहाँ पे सैलाब आते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड केस स्टडीज़, उनके बारे में हम देखेंगे जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, और उनके जो सोल्यूशन हैं उनको हम डिवाइड करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स में और एक्टिव मेजर्स में। प्रिवेंटिव मेजर्स ये कि सैलाब आने से पहले की जो तैयारी, और एक्टिव मेजर जब सैलाब का पानी आ चुका है तो तब क्या करना है। और उसके बाद हमने डिवाइड करने के लो कॉस्ट हाई कॉस्ट सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम अपनी केस स्टडी देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास सबसे पहले है नेदरलैंड्स का डेल्टा वर्क। ये एक प्रिवेंटिव सिस्टम है, लॉन्ग टर्म है और हाई कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम जो एक्चुअली डेल्टा वर्क्स है उसको डिस्कस करने से पहले नेदरलैंड्स का कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेदरलैंड जो है वो एक समुद्र के किनारे पे मुल्क है, और वो ऐसा मुल्क है जिसमें हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये समुद्र की सतह से नीचे ऑलमोस्ट 60%। तो नेचुरली यहाँ पे पानी का जब भी पानी का लेवल एक ख़ास मिक़दार से बढ़ेगा तो पानी आ जाएगा। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे पहले बांध बनाए हुए थे कि पानी को रोकने के लिए, पानी का जो राइजिंग लेवल था उसको रोकने के लिए। तो फिर क्या हुआ 1953 के अंदर, जो नीदरलैंड के साथ नॉर्थ सी है वहाँ पे एक तूफान आया, जिसकी वजह से उनके सारे बांध जो थे, जो साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे, वो सारे टूट गए। और चंद घंटों के अंदर ही वहाँ पे पानी आ गया। 1800 तकरीबन 1800 बंदा वहाँ पे फोत हो गया। उसके बाद वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड, अपने घर से हाथ धो बैठे, और 200,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड वर सबमर्ज्ड। इट रिमेन्स द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर इन मॉडर्न डच हिस्ट्री। मॉडर्न डच हिस्ट्री, इससे पहले जो गुजरे हुए वाकयात वो इससे भी ज़्यादा होलनाक थे। तो ये आप कुछ इमेजेस भी मैंने यहाँ पे रखी हैं, ये आप देख सकते हैं 1953 के सैलाब की। ये देखें किस तरीके से यहाँ पे बंद बने हुए हैं, बंद सारे यहाँ पे टूट गए हुए हैं, जिसकी वजह से पानी अंदर आ चुका हुआ है इधर गाँव के अंदर, और गाँव पूरा जिसे कहते हैं ना डूब चुका हुआ है। तो फिर नेदरलैंड ने डेल्टा वर्क्स प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया। ये है क्या? ये एक डेल्टा वर्क्स एक सिंगल प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, यानी कि काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कंबाइन करके डेल्टा वर्क्स का नाम इन्होंने दिया। जिसमें से जो मेन जो इनके दो हैं वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक का नाम है ऑस्टरशेल्डे बैरियर और दूसरे का नाम है मैशलैंथकरिंग बैरियर। अब जो पहले वाला जो मैंने आपको बताया, मैं फिर से नाम लेने लगा क्योंकि मुश्किल से मैंने नाम बोले हैं इनके। 9 किलोमीटर्स लंबे ये गेट्स हैं, जो ये ऑस्टरशेल्डे बैरियर है। ये यानी कि गेट है, जब पानी का लेवल एक खास सतह से बढ़ने लगता है ये खुद बहुत ही बंद हो जाते हैं और पानी को आने से रोक देते हैं। और उसके अलावा ये जो मैश लैंथक्रिंग बैरियर जो है, ये बैरियर जो है ये एक 20 मीटर ऊंचा है, और इसकी ये वाला जो फ्रेम की लंबाई है ये आईफल टावर जितनी है। इट्स ह्यूज ह्यूज बैरियर, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉल जॉइंट जो है वो इस जगह पे इधर लगे हुए हैं। 631 टन्स का एक बॉल जॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। और सवाल पैदा होता है कि भैया उधर भी इस तरह गेट क्यों नहीं लगा दिए इन्होंने। वो इसलिए क्योंकि ये जो दरिया इधर से गुजर रहा है, ये दरिया जो है, ये दरिया इनकी पोर्ट के लिए रास्ता है। जो ट्रेड यहाँ पे होता है वो इस दरिया के थ्रू होता है। तो ये गेट इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया गया। अगर तो इस तरीके से गेट लगाए तो बैरी चाल से वो छलांग मार के तो जा नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मूवेबल गेट्स लगा दिए, तभी सिर्फ बंद करें जब सैलाब की सूरत हाल बने, उस सिचुएशन में इसे बंद किया जाए। तो ये जो है डेल्टा वर्क्स, इसको 43 ईयर्स लगे बनने में, यानी कि इट वाज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और इस पे एस्टिमेटेड $7 बिलियन खर्च किए गए। अब था तो बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि नेदरलैंड एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उनके पास पैसे हैं और नीयत भी उनकी साफ है। तो
उनका एक ही सिंपल गोल था, कीप आउट द सी एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र को दूर जितना रखा जा सकता है खित्ते से वो किया जाए। और नेदरलैंड वो मुल्क है जिसने जिसका कुछ हिस्सा पानी में वक्त हिस्ट्री के साथ डूब गया था, क्योंकि इट्स अ कंट्री जो कि समुद्र की सतह से नीचे है। तो तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने वाटर से पंप करके बाहर निकाला था, बंद बना दिए एक जगह के इर्द गिर्द, वहाँ से पंप करके पानी बाहर निकाल के उन्होंने वापस अपना लैंड क्लेम कर लिया। तो इट इज़ ए वेरी यूनिक कंट्री उस सेंस के अंदर। इन्होंने यानी कि सैलाब के लिए जिसे कहते हैं ना दुनिया में स्टैंडर्ड सेट किया है, वो नेदरलैंड्स है, क्योंकि इससे बेहतर फ्लड मैनेजमेंट किसी और कंट्री के पास नहीं है एट द मोमेंट। तो इसके बेनिफिट्स क्या हुए? अभी जो बैरियर्स थे, इन्होंने उस तरह के सैलाब के बारे में भी सोचा जो 4000 साल में एक दफ़ा शायद कभी आए। यानी कि इस कदर इन्होंने दूर अंदेश प्लानिंग की अपने फ्लड सिस्टम के लिए, और इसकी वजह से नेदरलैंड्स हैज़ द हाईएस्ट फ्लड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑन द ग्लोब। और इसके बेनिफिट्स में ये भी है कि इसने नॉर्थ सी के फ्लड्स को काफ़ी दहाइयाँ हो गई हैं इसने रोका है आने से। और इसके अंदर ख़ास बात ये है कि ये मैनुअली ऑपरेटेड नहीं है, कि यानी कि अगर पानी का लेवल बढ़ रहा है, बंदा बैठा हुआ ऊपर देख रहा है, उसने वो पानी का लेवल बढ़ा है, दौड़ के जाके अंदर से उसने गेट बंद कर दिए, ऐसे नहीं होता। ये ऑटोमेटिक सिस्टम, जब पानी का लेवल एक खास सतह से बढ़ता है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मोर देन 3 मीटर्स से होता है, उनका जो थ्रेश होल्ड है उससे 3 मीटर्स ऊपर जाता है, तो गेट्स आप खुद ब खुद ही बंद होना शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसके बाद हम देखते हैं कि और कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने किस तरीके का सोल्यूशन उन्होंने डिवाइस किया। जापान। जापान के अंदर टोक्यो जो कि उनका कैपिटल है, उसका एक है प्रोजेक्ट, उसका नाम है अंडरग्राउंड पर्थिनॉन फ्लड टनल। ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है, लॉन्ग टर्म है और हाई कॉस्ट है। तो थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड करने से पहले जापान का भी कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टोक्यो इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन मेगा सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और इसमें से 2 दरिया गुज़रे हैं, शहर के अंदर से 2 दरिया गुज़रे हैं। और ये भी नीदरलैंड्स की तरह एक लो एरिया के ऊपर है, जो कि सी लेवल से नीचे एरिया है, उस पे है। अब ऐसे है कि जो टोक्यो है वो बहुत गुंजान आबाद शहर है, और वहाँ पे जो उनका स्टॉर्म सिस्टम है, वो ज़ाहिर बात है जिस तरीके से लोगों की तादाद बढ़ रही है, सी लेवल राइज़ हो रही हैं, जो पुराने सिस्टम्स हैं दो दोज़ नीड टू बी अपडेटेड विद टाइम। तो फिर जो वेकअप कॉल जापान के लिए थी, वो ये थी कि 1958 के अंदर टाइफून ईडा, ऑल्सो नोन एज कानोगावा टाइफून, वो आया, जिसने तकरीबन 1200 लोगों को लुकमा जल बना दिया। और ये था कि जो टोक्यो के जो बंद थे, वो बंद इस यानी कि अपने बिल्कुल जिसे कहते हैं क्लोज लेवल पे थे कि टूटने थे, यानी कि बहुत अलार्मिंग लेवल तक पहुंच गए थे। अगर वो टूट जाते तो मिलियंस ऑफ पीपल का नुकसान होना था। उस मौके पे उनको समझ आया कि जो उन्होंने बंद बनाए हुए हैं, जो उधर से नहरें निकाली हुई हैं, ये भाई काम नहीं चलेगा, इनको कोई मसले का हल निकालना था। तो मसले का हल इन्होंने क्या निकाला है, नेदरलैंड्स ने क्या निकाला था कि जी भाईजान दरिया के रास्ते में गेट बना दो, दीवार डाल दो, अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए। जापान ने क्या किया, अंडरग्राउंड स्टोरेज बना दो पानी की, और नीचे से टनल निकाल दो पानी की कि पानी उसमें भर जाए, बाद में उसके बाद में देख लेंगे। तो ये है क्या सिस्टम? तो इसका नाम जो टोटल नाम है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल, जिसको वहाँ पे आम अल्फाज में जी कैंस प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो ये एक अंडरग्राउंड फ्लड डाइवर्जन सिस्टम है इन साइतामा, नॉर्थ ऑफ टोक्यो, जिसके 5 कोलोसल वर्टिकल साइलोज, यानी कि 5 बड़े-बड़े साइलोज वहाँ पे बने हुए हैं, जो कि एक जाइगैंटिक अंडरग्राउंड फ्लड डाइवर्जन सिस्टम है साइतामा, नॉर्थ ऑफ टोक्यो में। तो 5 इसमें बड़े-बड़े वर्टिकल साइलोज हैं, 65 मीटर डीप, 32 मीटर इन डायमीटर, कनेक्टेड बाय 6.4 किलोमीटर ऑफ टनल्स, जो कि फिर आगे मज़ीद एक स्टोरेज टैंक की तरफ जाते हैं, जो कि टैंक की हाइट जो है 25 मीटर ऊंचा है और 177 मीटर्स लंबा है। जब भी कोई तेज़ बारिश होती है वहाँ पे, तो जितने टोक्यो के जो रिवर्स का ओवरफ्लो होता है या जो ड्रेन सिस्टम्स होते हैं, उनका मुंह इन टैंक्स और साइलोस की तरफ कर दिया जाता है। तो फिर बाद में क्या करते हैं कि जब वो हो जाता है, उसके बाद उसमें से वाटर पंप्स हैं जो कि बहुत हैवी किस्म के वहाँ पे लगे हुए हैं, 50 मीटर क्यूब पर सेकंड की कैपेसिटी है उनकी, जो कि बहुत हैवी किस्म की कैपेसिटी है। तो ये जो है ईडो रिवर, उसके अंदर उनको निकाल देते हैं पानी को। अच्छा जी,
तो 1993 के अंदर ये प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, 2006 में कंप्लीट हुआ, 13 साल उनको लगे, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। और इस पे जो उनकी लागत आई, दैट इज अराउंड 2.2 टू 2.6 बिलियन डॉलर्स, यानी कि चंगा भला खर्चा उन्होंने किया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इसको तकरीबन 70 मरतबा इस्तेमाल कर लिया गया अभी तक। इट मीन्स कि इट हैव सेव टोक्यो ऑलमोस्ट 70 टाइम्स ऑलरेडी। और इसने टोक्यो के मल्टीपल एरियाज के अंदर जो जो फ्लड प्रोन थे उसकी प्रोबेबिलिटी को काफ़ी कम कर दिया। और ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो उनकी जो मेन जो ये 25 मीटर टॉल और 177 मीटर लॉन्ग जो वो टनल है, वो ये उसकी दो इमेजेस हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे, आप नीचे देख सकते हैं कि ये नीचे ये लोग छोटे छोटे सारे लोग हैं इसके अंदर, जो कि इसमें टूर करने के लिए आए हुए हैं। और अब हम मज़ीद एक और हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की मिसाल, जो कि सिंगापुर की मरियाना बिराज। इसके अंदर ख़ास बात यह है कि इन्होंने सिर्फ सिस्टम जो डेवलप किया है, वो सिस्टम सिर्फ उन्होंने पानी रोकने के लिए डेवलप किया, बल्कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपर्पज़ बनाया कि ना सिर्फ वो पानी रोकने के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि उसे एक एक खूबसूरत सी जगह भी बनाई जहाँ पे लोग विज़िट कर सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं कि जी ये प्रिवेंटिव था, मीडियम टर्म था और मीडियम कॉस्ट था कंपेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो कि हमने बात की, जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। तो सिंगापुर के हवाले से हम थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर बात करें, तो सिंगापुर एक बड़ी एडवांस कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, जो कि नेचुरली फ्लड प्रोन कंट्री थी। और यहाँ पे भी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं सिंगापुर के अंदर, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं। जो 1970s और 80s के दौरान जो वहाँ पे फ्लडिंग हुई सिंगापुर के अंदर, दैट वाज द वेकअप कॉल फॉर देम। उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंटली जो फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, उन्होंने उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और जो डेली लाइफ की डिस्ट्रप्शन हुई है, और सेंट्रल एरियाज जिस तरह ऑर्चर्ड रोड है एंड सीबीडी, ये इस तरह के एरियाज हैं जो कि उनके बड़े मेन पिविटल एरियाज हैं, उन एरियाज को भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया इसने। जिसके अंदर नोटेबली, जिसके अंदर अगर हम पिन पॉइंट अगर करें कि कोई खास किस्म का कोई फ्लड जो था, वो था 1978 का, जो कि उनकी हिस्ट्री के मुताबिक बहुत ज़्यादा वर्स्ट था। 400 मिलीमीटर रेन हुई 24 घंटे के अंदर अंदर, और जिसकी वजह से 7 लोग मर गए और काफ़ी सारे जो होम्स थे डैमेज हो गए। और जो बारिशों का इवेंट है सिंगापुर के अंदर, वो ऐसा नहीं है कि कभी कभार होता है ना, कि हर साल रिकरिंग होता है। जैसा पाकिस्तान के अंदर मानसून की बारिशें हर साल होती है, इसी तरह सिंगापुर में भी हर साल बारिशें होती हैं। तो फिर सिंगापुर ने जो है मरियाना बराज बनाया। अब हम देखते हैं कि मरियाना बराज है क्या, व्हाट इट इज़। तो इट इज़ अ डैम अक्रॉस मरियाना चैनल बिल्ट इन 2005 से लेके 2008 तक ये बना है। इट्स अ टाइडल बैरियर एंड रिजर्वायर इन वन। मैं आपको बता कि मल्टीपर्पज उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बनाया है। सिर्फ इसका मकसद सैलाब को रोकना नहीं है, इसके मकसद में ये भी है कि इसने एक रिजर्वायर बनानी है, कि पानी का सोर्स का भी एक इन्होंने जरिया बनाना है, जो कि शहर के अंदर कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इस तरह के इसके अंदर 7 लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं। अब ये इसको बड़े टेक्निकली और बड़े स्मार्ट तरीके से इसको यूज़ करते हैं। जब समंदर के अंदर लहरें जो वो लो टाइड में होती हैं, ये दरवाजे खोल देते हैं, दरिया में से पानी समंदर में निकल जाता है और दरिया का लेवल सही रहता है। और जब समंदर में हाई टाइड लहर होती है, तो तब ये इनके पास पंप लगे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, उन पंप्स के थ्रू ये पानी समुद्र में डाल देते हैं। उन्होंने एक रिजर्वायर पीछे बना दी हुई है बराज के, जो कि शहर के लिए वाटर कंजम्पशन की नीड्स पूरी करती है। इसकी कॉस्ट और इसकी टाइमलाइन क्या है, $135 लगे, जो कि पिछले प्रोजेक्ट से मुकाबले में काफ़ी सस्ता लगता है। और ये इनफैक्ट है क्योंकि उन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से, बड़ा सोच समझ के सिंगापोरियंस हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो उसी वजह से इन्होंने काफ़ी कम इस पे पैसे स्पेंड किए, इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा थे। जब से 2008 से ओपन हुआ है, इसने सीवियर फ्लड्स, यानी कि जो बहुत शदीद फ्लड्स आते थे, उसको मुकम्मल तौर पे रोक दिया। वो इलाके जो 1970s के दौर के दौरान जब भी कोई फ्लडिंग होती थी तो डूब जाते थे पानी के नीचे, उसमें से इन्होंने 3178 हेक्टर्स लैंड रिकवर कर लिया, यानी कि वो अब जब भी सैलाब आते हैं तो वो नहीं डूबता। उसके बाद मजीद 40 हेक्टर्स इन्होंने सेव किया लैंड इन 2020, विच शोज़ कि किस तरीके से उन्होंने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू उन्होंने एक ऐसा बैराज बिल्ड किया और ड्रेनेज नेटवर्क बिल्ड किया, जिससे सैलाब अगर आ भी जाए तो काफ़ी सारा जो है उसका सीवियर नहीं होता और वो एरिया उतना कवर ही नहीं करता। दैट इज़ अ रियली स्मार्ट सोल्यूशन। इसके बाद जो हमारी लास्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री केस स्टडी होगी, वो है जी जर्मनी की हैम्बर्ग हैफन सिटी एंड फ्लड रिजिलियंट अर्बन डिज़ाइन।
ये भी प्रिवेंटिव है, लॉन्ग टर्म एंड हाई कॉस्ट है। अच्छा, पहले हमने 3 सॉल्यूशंस क्या देखे हैं? पहला हमने सॉल्यूशन देखा दीवार लगा दी, उसके बाद देखा हमने टैंक बना दिया, उसके बाद हमने देखा है दीवार लगा दिया और साथ ड्रेन सिस्टम उन्होंने बड़ा अच्छा सारा बना दिया। अब ये जो तीसरा सिस्टम है इसमें है कि जी भाई आप ज़मीन को उठा लो समुद्र से। अब हम इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब जर्मनी पर्टिकुलरली जो उसके वो जो शहर हैं जो कि दरिया के करीब हैं और जो नॉर्थ सी के करीब हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है फ्लड्स का। उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट फ्लड रिस्क्स हैं जो कि समंदर में स्टॉर्म्स की वजह से हो सकते हैं, रिवर के ओवरफ्लो की वजह से हो सकते हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल राइज हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है। अब जो हैम्बर्ग है जर्मनी का सिटी, ये उनका मेजर पोर्ट सिटी है और अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो पीरियोडिकली ये काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स इसमें आए हुए हैं और बड़े बड़े किस्म के फ्लड्स आए हुए हैं। तो इनकी वेकअप कॉल कौन सा इवेंट था? इनकी वेकअप कॉल था 1962 का नॉर्थ सी की तरफ से एक फ्लड आया था जिसने इनके बंद जोन से हैं वो तोड़ दिए थे और काफ़ी सारा इसका जो एरिया वो पानी के नीचे डूब गया था, जिसकी वजह से तकरीबन 300 बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए और उसके बाद हज़ारों लोग जो थे बेघर हो गए। और इसने काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ शो कर दी जो कि अर्बन एरियाज़ बिल्ड किए हुए थे जर्मनी ने, ख़ास तौर पे अपने जो कोस्टल एरियाज़ में जो बिल्ड किए हुए थे उनकी। अब क्योंकि जर्मन्स मशहूर है ओवर इंजीनियरिंग की वजह से, तो हम देखते हैं उन्होंने किया क्या। तो ये क्या है जी, जो हाइलाइटेड एरिया आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये सारे एरिया को जर्मनी ने कहा भैया इसको ज़मीन से ऊंचा उठा दो, कि ये वो एरिया जहाँ पे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा थे। उन्होंने कहा बजाय कि हम बांध बनाएं और इस तरह की चीज़ें करें, हम शहर को ही ऊपर उठा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, ग्राउंड लेवल जो था पूरे इस एरिया का, उसको उन्होंने कर दिया 7.5 से लेके 8 मीटर्स हाई उन्होंने कर दिया, समंदर से ज़्यादा ऊंचा कर दिया उन्होंने। उन्होंने वाटर प्रूफ फाउंडेशंस बनाई और उन्होंने इस पार्ट ऑफ सिटी के अंदर कुछ ऐसे एरियाज उन्होंने बना दिए जो कि फ्लडेबल थे, यानी कि वहाँ पे अगर कोई सैलाब की सूरत हाल बनेगी तो पानी उन जगहों पे इकट्ठा हो जाएगा, पानी उन जगहों पे इकट्ठा हो जाएगा और जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो मेन जो ज़िंदगी की आमद और रफ्त वाला जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा सेफ है। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट जो था ये अर्ली 2000 में स्टार्ट किया और मिड ऑफ 2010s के ये तकरीबन 30% कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो जर्मन अथॉरिटीज़ ने की वो ये की कि प्रोजेक्ट का मेन जो बर्डन था वो डेवलपर्स पे उन्होंने डाल दिया, यानी कि उन्होंने अपने सिटी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की पॉलिसीज़ थी उन पॉलिसीज़ को ऐसा बना दिया कि अब जो नई बिल्डिंग्स वहाँ पे बनेंगी वो बिल्डिंग्स फ्लड रेजिस्टेंट होंगी। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, एक सोल्यूशन है कि बजाय कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की लायबिलिटी गवर्नमेंट अपने ऊपर डाले, वो प्राइवेट सेक्टर पे उन्होंने डाल। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हेफन सिटी 2007 में बड़े अच्छी तरीके से एक दफ़ा टेस्ट हो चुका है। वो इस तरह के नॉर्थ सी से एक स्टॉर्म की सूरत हाल बनी थी जिसकी वजह से वाटर लेवल अपनी रेगुलर हाइट से 5.3 मीटर्स ऊंचा हो गया था। जैसा कि हमने अभी देखा है कि जो हाइट का उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है वो उन्होंने बनाया है 7.5 से 8 मीटर्स का। तो प्रैक्टिकली द सिटी वाज सेफ फ्रॉम द फ्लड। अब हम आ जाते हैं ज़रा गरीब गुरबा मुल्कों पे आ जाते हैं जहाँ पे उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो उन्होंने किस तरीके से फ्लड्स के हवाले से अपने सिस्टम्स डेवलप किए हैं। अब ऐसे है कि वो कंट्रीज जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो प्रिवेंटिव मेजर्स बना सकते, एक्टिव मेजर्स भी किसी ना किसी सॉर्ट के उन्होंने बनाए होंगे उसके साथ ही, यानी कि पूरा पैकेज उन्होंने बनाया होगा। लेकिन जब हम ज़रा गरीब मुल्क की तरफ आ जाते हैं तो उनके ज़्यादा एक्टिव मेजर्स हैं कि जब सैलाब आ जाए तो क्या करना है, क्योंकि उनके पास प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए पैसे नहीं है, नीयत नहीं है, टाइम नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। तो इस वजह से उन्होंने ज़्यादा फोकस एक्टिव मेजर्स पे किया होता है। तो पहले हमने सीरीज ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स देखे, हम एक्टिव मेजर्स देखे। बांग्लादेश साइक्लोन अर्ली वार्निंग एंड शेल्टर प्रोग्राम। अब ये प्रिवेंटिव भी है एक्टिव भी है, लेकिन इसकी अफादियत ज़्यादा एक्टिव वाली साइड के ऊपर है। ये शॉर्ट टर्म है, यानी कि बड़ी जल्दी से लगाया जा सकता है और इसकी लो टू मीडियम कॉस्ट आती है कि स्केल आप जितने तक इसे लेके जाना चाहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश का कॉन्टेक्स्ट क्या है। बांग्लादेश भी एक फ्लड प्रोन कंट्री है जहां से तकरीबन 3 रिवर्स गुजरते हैं और बांग्लादेश भी वो मुल्क है जहां पे मानसून की बारिशें होती हैं। अब बांग्लादेश का केस सिर्फ ये नहीं है कि वहां पे मानसून की बारिशें होती हैं और जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल बन सकती है, बल्कि उनके साथ एक कोस्टल एरिया भी जहां से सैलाब की सूरत हाल बन सकती है उनके लिए। और विद पैसिंग टाइम बांग्लादेश की सूरत हाल ऐसे हो गई है कि 80% इसका एरिया जो है वो एक फ्लड प्लेन एरिया बन गया, यानी कि
इस तरह का एरिया बनिए कि जब अगर सैलाब आएगा तो वो एरिया कवर हो जाएगा पानी के अंडर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हिमालयाज़ के ऊपर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं जो दरिया में आते हैं, और जो समुद्र की तरफ से उसका लेवल राइज हो रहा है उसकी वजह से। अब वहाँ पे सिर्फ फ्लड्स नहीं आते बल्कि समुद्र वाली साइड से साइक्लोन्स बन के भी आते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन इंतहाई खतरनाक किस्म की वहाँ पे डेवलप हो जाती है सैलाब के हवाले से। अब देखते हैं उनकी वेकअप कॉल क्या थी। 1970 में उनका भोला साइक्लोन आया था। बड़ा अजीब सा नाम है, भोला साइक्लोन, जो कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर पूरी दुनिया में वन ऑफ द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है। और तब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि तब पाकिस्तान का हिस्सा था। यानी कि टेक्निकली ये जो डेडलीस्ट स्टॉर्म आया था ये पाकिस्तान में ही आया था। और इस तरह था कि इसकी वजह से पानी की सतह में इंक्रीज 5 से 10 मीटर तक हुआ, जिसकी वजह से एस्टिमेट किया जाता है 3 लाख से लेके 5 लाख लोग लोकमाया जल बन गए। गांव के गांव डूब गए और बहुत ज़्यादा लोग लापता हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं तबाही की बात की। उस दौर में इमेजेस भी काफ़ी कम थी, लेकिन तबाही का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा जी, अब इतने सारे कुछ के बाद बांग्लादेश ने क्या सोचा जी मसले का हल? उन्होंने कहा जी साइक्लोन अर्ली वार्निंग एंड शेल्टर प्रोग्राम बना। उन्होंने क्या किया जी, जो गांव हैं, जो कि एरियाज हैं, वहां पे उन्होंने ज़मीन से आप देख सकते हैं कोई 10-15 मीटर उठा के उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना दिया, एक बिल्डिंग बना दिया है कि जहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर गाँव में कोई 150-200 बंदा रहता है या 500-1000 बंदा रहता है, उसको वक्ती तौर पे अकोमोडेट करने के लिए गाँव के पास एक एरिया उन्होंने बना दिया इस तरह का, जो कि ज़मीन से कोई है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जो कि ज़मीन से 10-15 मीटर ऊंचा है, कि जब कोई सैलाब की सूरत बने इनको वार्निंग दी जाए और लोग इसमें जाके बैठ जाए, जब सैलाब गुजर जाए फिर वापस निकल आए। इनका क्योंकि मकसद मेन था कि जो जानी नुकसान है वो बचाया जाए, क्योंकि जब आप फ्लड के पानी को रोकने का सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते, उस सिचुएशन में आपकी टॉप प्रायोरिटी ये हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकें। तो इन्होंने क्या किया जी, फ्लड प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम तैयार किया। तो ये है क्या? इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक पहले इन्होंने पूरा एक वार्निंग सिस्टम प्रिपेयर इसके लिए किया, कि जिसमें लोकल वॉलंटियर्स आ गए, रेडियो टेलीकॉम नेटवर्क्स आ गए, और फिर उसके साथ इन्होंने क्या किया, साइक्लोन शेल्टर्स डेवलप किए, कि अगर साइक्लोन शेल्टर डेवलप हुआ हुआ है और सैलाब आ गया और कोई भी अंदर जा सका, सारे लोग तो मर गए और साइक्लोन शेल्टर उसी तरह खड़ा हुआ है। तो मकसद ये था कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि जिसकी वजह से लोग जो सा है उस शेल्टर में जा सकें, और जब सैलाब का पानी गुजर जाए या थम जाए तो बाहर आ सके। अब ऐसे है कि इन्होंने सिस्टम इस तरह का बनाया कि तकरीबन 48 आवर्स पहले वो वार्निंग जारी कर देते हैं जितने भी एरियाज़ हैं जिनमें अफेक्ट होना है, और उनके पास तकरीबन जो वॉलंटियर्स हैं वो 60,000 वॉलंटियर्स हैं जो कि विलेजर्स को हेल्प करते हैं वैक्यूएट होने में और इस तरह के शेल्टर्स में जाने के लिए। अब इसकी कॉस्ट और टाइमलाइन क्या है? यानी कि ये एक जैसा हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं जो कि डोनेशंस पे ज़्यादातर चलते होते हैं, और कभी कहीं पे डोनेशन ज़्यादा आ गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने बना लिया है, कोई सिफारिश आ गई तो किसी जगह पे बन गई, कुछ इस तरह का हो गया। तो इसी वजह से जो है ये गवर्नमेंट फंडिंग से, डोनेशन से टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसको लग गए हैं, और काफ़ी इसको साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट पे काम होते हुए, और मुख्तलिफ जगहों पे काफ़ी सारे उन्होंने बना लिए हुए हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इस तरह हुआ था जी कि साइक्लोन सीदर आया 2007 के अंदर बांग्लादेश में, जो कि बड़ा कंपेरेबल था भोला साइक्लोन से, और इसकी वजह से तकरीबन 3500 लोगों की हलाकत हुई। और अगर इसको कंपेयर किया जाए 1970s के साथ जिसके अंदर 3 लाख हुई थी, तो ये तकरीबन 99% रिडक्शन है। तो ये हुआ किस तरह? एक बहुत इफेक्टिव किस्म का अर्ली वार्निंग सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ था, और उन्होंने साइक्लोन शेल्टर्स बनाए हुए थे। वो शेल्टर्स यानी कि बाद में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते। अब हम मजीद देखते हैं सस्ते और अच्छे सोल्यूशंस मुल्कों ने क्या किए हैं। अब वियतनाम ने क्या किया हुआ है, मैंग्रोव अफॉरेस्टेशन फॉर कोस्टल फ्लड प्रोटेक्शन। ये प्रिवेंटिव है, लॉन्ग टर्म और लो कॉस्ट है। अब वियतनाम है, वो भी बड़ी फ्लड प्रोन कंट्री है, कोस्ट लाइन पे यानी कि समुद्र के साहिल पे पूरा मुल्क बना हुआ है, तो फ्लड के लिए बड़ा बड़ा प्रोन कंट्री है। और इसकी वेकअप कॉल क्या थी कि लेट 1980s और अर्ली 1990s के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइफून और फ्लड्स आए यहाँ पे, जिसकी आप इमेजेस देख सकते हैं किस तरीके से वियतनाम के शहर जोन से हैं, किस तरीके से रेजिडेंशियल एरिया डूबा हुआ है यहाँ। अब हिस्टोरिकली ऐसे था कि वियतनाम के जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे एक दरख्त की किस्म से मैंग्रोव के वो मैंग्रोव दरख्त की काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए थे, जिसकी वजह से पहले बच जाता था, लेकिन वो पौधे काटने की वजह से फ्लड प्रोन बन गया ज़बरदस्त। जो एरियाज पहले जहाँ पे फ्लड नहीं भी आता था उसकी डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो एरियाज फ्लड प्रोन बन गया। तो उन्होंने किया क्या कि लो कॉस्ट लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उन्होंने किया। उन्होंने मैंग्रोव फॉरेस्ट्स की शजरकारी उन्होंने करना शुरू कर, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये सन 2013 के अंदर, उसके बाद सन 2015 के अंदर किस तरीके से
जो समंदर के साहिल के ऊपर जो पहले नहीं थे मैंग्रोव्स, वो उन्होंने वहाँ पे लगाना शुरू कर दिए। और ये देखें, ये इस तरह का पौधा है जिसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और बड़ी मजबूत इसकी जड़ें होती हैं, और ये ऑक्सीजन भी बड़ी अच्छी बनाता है, और ये खड़े पानी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से उग जाता है। तो ये इसकी कुछ खसूसियात है पौधे की, जिसकी वजह से ये उन इलाकों में जहाँ पे किनारे किनारे जिधर से सैलाब आने का खतरा होता है, उधर लगाने का बड़ा फ़ायदा होता है। ये पानी के फ्लो को भी आहिस्ता करता है, और वो जो खड़ा पानी होता है उसे जज़्ब भी कर लेता है, और जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को बहने नहीं देता उस पानी के साथ। इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट था, 1994 से 2005 तक चला, जिसके अंदर इन्होंने तकरीबन 9000 हेक्टेयर्स मैनग्रोव के शजरकारी इन्होंने की। अब इसके कॉस्ट और बेनिफिट्स क्या थे कि इन्होंने तकरीबन 1.1 मिलियन डॉलर्स इन्होंने खर्च किया 10 प्लस ईयर्स के अंदर, जो कि बहुत थोड़े पैसे बनते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इनको फायदा हुआ। समंदर के किनारे पे जो बांध इन्होंने पहले बनाए हुए थे, उसमें से इनको 7.3 मिलियन डॉलर्स पर ईयर की इनको मेंटेनेंस की सेविंग होना शुरू हो गई। और जो एरियाज थे जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्टेशन हुई हुई थी, वहाँ पे जब स्टॉर्म्स आए या फ्लड्स आए तो वो एरिया बहुत कम इफेक्ट हुए। तो एक बड़ा अच्छा सस्ता सारा सोल्यूशन था, लेकिन लॉन्ग टर्म है ये। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास मजीद क्या है। हमारे पास ये है मलेशिया का स्मार्ट टनल कोलालमपुर का। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ को अंडरपास बनाने का बड़ा शौक है, तो ये मैंने खास सर के लिए रखा कि अब से ऐसे अंडरपास बनाए जाएं जिन अंडरपास के नीचे जगह हो कि जिधर पानी इकट्ठा हो सके, ना कि अंडरपास खुद पानी इकट्ठा कर ले। तो कोलालमपुर जो कैपिटल है मलेशिया का, वो बड़ा बिजी शहर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ऊपर से वहाँ पे दो रिवर्स भी हैं, जिसकी वजह से वहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर भी शहर के अंदर आ जाता है। कोलालमपुर के लिए वेकअप कॉल 2001 में थी, जब दो फ्लैश फ्लड्स आए। शहर के जो मेन जो बिजिएस्ट जो ट्रेडिंग वाले जोन्स थे, उनके अंदर पानी खड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मुल्क का। तो उन्होंने कहा कि भाईजान, हमने इस शहर के अंदर रहते हुए हमने कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए बनाया जा सके। या आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे गाड़ियाँ डूब गई हैं, शहर की सड़कें नदियाँ बन गई हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, स्मार्ट टनल बनाई थी, जो कि प्रिवेंटिव और एक्टिव की एक फॉर्म है, और ये मीडियम टर्म है, मीडियम कॉस्ट है कंपेयर टू जो कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में। तो ये है क्या, ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने एक ऐसी टनल बनाई हुई है कि जिसमें एक जाने का रास्ता है, आने का रास्ता है, 3 लेवल इसमें बने हुए हैं। सबसे नीचे वाला लेवल है वो पानी के लिए उन्होंने रखा हुआ है, और अगर मिसाल के तौर पे पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके ऊपर वाले लेवल को ट्रैफिक के लिए बंद कर देते हैं, उसमें भी पानी भर देते हैं। फिर अगर मजीद कोई ऐसा सूरत हाल बन के बहुत ज़्यादा बारिश होने लग पड़ी है, तो फिर उससे ऊपर वाले लेवल को बंद करके उसमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि किस्म का उन्होंने टैंक इसको बना दिया हुआ है कि सैलाब का सारा पानी या जो बारिशों का पानी है जो रिवर्स में से ओवरफ्लो होकर आ रहा है, वो सारा पानी इधर इकट्ठा कर लिया जाए। ये एक 9.7 किलोमीटर लंबी टनल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह है, तो इसे पानी इकट्ठा कर लेते हैं कि ताकि शहर के अंदर पानी खड़ा ना हो। यानी कि ये ऐसे ही है कि लाहौर के अंदर जैसे बीजिंग अंडरपास है, बीजिंग अंडरपास के नीचे 2 लेवल्स बना दिए जाए, लाहौर का पूरा पानी जो सा है जहाँ जहाँ पे खड़ा होता है ट्रेन के थ्रू इकट्ठा करके वहाँ पे ले आया जाए। अब ये 2007 में कंप्लीट हुआ, तकरीबन 4 साल की इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई, और इस पे तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स का खर्चा हुआ। अब इस तरह की ये बहुत कामयाब प्रोजेक्ट था। इसको 2021 में ही सिर्फ 8 दफ़ा इसको इस्तेमाल किया गया, जिसमें से एक इवेंट ऐसा था कि दिसंबर के अंदर इसको तकरीबन 22 घंटे तक इसको यूज़ किया गया, यानी कि पानी भरते गए ताकि शहर के अंदर किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन ना हो ट्रैफिक। इसके बाद हमारा सबसे सस्ता तरीन सोल्यूशन कोलंबिया के अंदर मेडलिन सिएटा अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है। कोलंबिया के गिर्द पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पे भी जिस तरह मानसून की बारिश के सीज़न है, वहाँ पे उनके अपने कोई बारिश के सीज़न है जो कि होते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड्स की काफ़ी ज़्यादा सूरत बन जाती है। कोलंबिया के लिए वेकअप कॉल क्या थी कि जब उनका 2010 और 11 का जो बारिशों का सीज़न था, उसकी वजह से लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा, और कई सौ लोग जो हैं वो मर गए। तो फिर कोलंबिया ने क्या किया, कोलंबिया ने एक बड़ा सस्ता सारा सोल्यूशन उन्होंने बनाया। उन्होंने ये किया कि एक बड़ा अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम उन्होंने बना लिया, जो कि तकरीबन 1200 सेंसर्स उनका बना हुआ है, और उसके साथ उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम भी उन्होंने बनाया कि जिसके थ्रू वो पब्लिक को फ्लड्स के बारे में, बारिशों के बारे में आगाह कर सकते थे। अब ये सिएटा सिस्टम है, इसके साथ जो इसका सिएटा का अमला है वो हर वक्त बैठ के रियल टाइम मॉनिटर कर रहा होता है सिस्टम को कि
कोई कहीं पे कोई सिचुएशन तो नहीं ऐसी बन रही कि जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होने लगी हों, फ्लड आने लगा हो, कोई लैंडस्लाइडिंग होने लगी हो। तो वो क्या करते हैं, फिर वहाँ जो वॉलंटियर्स जो साइन अप हुए हुए हैं, उनको राब्ता करते हैं कि भाई जान इलाका खाली कर दो, लैंडस्लाइडिंग होने लगी है, सैलाब आने लगा है, ऐसा कोई सिस्टम होने लगा है। और इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने की, बड़े होलनाक किस्म के सायरन्स लगा दिए और मोबाइल्स के ऊपर नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर, जो एक्टिव नोटिफिकेशन होते हैं। एक तो होता है ना कि बस बारिशें हो रही हैं, अपना ध्यान रखें। एक नोटिफिकेशन होता है कि भाई जान इस इलाके के आप बंदे हो, बारिश होने लगी है, पच जाओ। उस तरह वाले नोटिफिकेशन देते हैं, यानी कि अलार्मिंग इमरजेंसी नोटिफिकेशन होते थे। और इसके अलावा इसके इसके प्रीटेक्स्ट के अंदर लोगों को एजुकेशन उन्होंने दी हुई थी कि अगर तो सायरन्स बजे तो आपने क्या करना है, इमरजेंसी नोटिफिकेशन है तो आपने क्या करना है। अब हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर सायरन बज गया है तो भाई करना क्या है आगे? नोटिफिकेशन अगर आ गया है कि भाई बारिश का ये सारा सिस्टम होने लगा है, तो भाई उसके बाद करना क्या? लोगों को एजुकेट ही नहीं किया हुआ, कोई पॉलिसी बिल्ड ही नहीं की हुई, कोई सिस्टम ही नहीं डेवलप किया हुआ कि भाई जान इस तरह की सूरत के अंदर एक्शन क्या लेना। तो इसकी अगर हम कॉस्ट और टाइमलाइन देखें तो ये काफ़ी सस्ता बन गया, फ्यू मिलियन डॉलर्स के अंदर बन गया। और ये यानी कि एवर ग्रोइंग प्रोजेक्ट, यानी कि मुसलसल नए किस्म के सेंसर्स मुतारफ़ किए जा रहे हैं और इस सिस्टम को ग्रो किया जा रहा है अभी, यानी कि अभी अपनी फाइनल फॉर्म में नहीं पहुंचा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्लैश फ्लड्स के साथ जो अमवात होती थी वो तकरीबन जिसे कहते हैं ना के बराबर हो गया। प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स नहीं है पास, लेकिन दे क्लेम कि बहुत कम अमवात हो गई हैं। अब ये तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हमने काफ़ी डिटेल के अंदर बात कर दी है। तो अगर हम इनको सिंपल तरीके से अगर हम मेंशन करें तो हमारे पास सिस्टम्स आए क्या-क्या हैं? हमारे पास सिस्टम्स आए हैं कि भई बैरियर्स, पानी का रास्ता रोक दो, वार्निंग सिस्टम्स, क्या भई वार्निंग्स दे दो बड़े अच्छे तरीके से। कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्डाइज़ेशन की जो कंस्ट्रक्शन जो उस इलाके में होनी है, उसकी आप पॉलिसी मेकिंग ऐसी कर दें, उसका एक स्टैंडर्ड आप ऐसा कायम कर दें, कि जो डेवलपर्स हैं, इस तरह कंस्ट्रक्शन करें कि वो फ्लड रेजिस्टेंट हो। स्टोरेज टैंक और वाटर पम्प्स बनाए जाएँ, इमरजेंसी शेल्टर्स बनाए जाएँ, मल्टीपर्पज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो कि सिर्फ़ ना सैलाब को रोकने के लिए उसका काम हो, बल्कि उसके अलावा उसका और भी कोई यूज़ हो सकता है। डैम जैसे बिजली बना सकता है, जिस तरह कोई वाटर रिज़र्वायर बना सकता है, कोई कैनाल्स निकाल के एग्रीकल्चर के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। यानी कि मल्टीपर्पज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। हमने एग्ज़ाम्पल सारी देखी हैं कि हमने हमने कोई भी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्पल नहीं ली। हमने जो भी एग्ज़ाम्पल लिया वो है जो कि एक्चुअली सॉल्यूशंस अप्लाई किए हुए हैं कंट्रीज़ ने। अप्लाई करने की वजह से लोगों की अमवात कम हुई हुई है। हमने सिर्फ़ वही सिस्टम्स हमने लिए हैं। तो इन सिस्टम्स को अगर हम यूज़ करते हुए अगर हम अंडरस्टैंड करें स्वात का कॉन्टेक्स्ट है क्या? तो हमें ये पता लगता है कि स्वात जो-सा है उसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं और ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जहाँ पे वो उसका फुट हिल्स हैं, उधर है। यानी कि ये मैंने गूगल अर्थ के ऊपर से मैंने लिया था। ये देखिए ये हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, ये सारी बर्फानियाँ और जिधर ये ख़त्म हो रही हैं, उधर से स्वात शुरू हो रही है। जिधर से ग्रीनरी स्टार्ट हो रही है, पहाड़ एंड हो रहे हैं, वहाँ से स्वात स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रोलॉजिकली यानी कि पानी के बहाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्वात बहुत ही सेंसिटिव जगह पे है। तो ये आप देखें कि किस तरीके से ऊपर से स्वात के अंदर ये ग्लेशियर से पानी सा इकट्ठा होता है, उसके जो सारे जो नीचे जो मेन रिवर है, जो सेंटर में से गुज़रता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है और वो फिर सा रिवर फ्लो करता हुआ जाता है। बात ये है कि स्वात में मसाइल किस-किस तरह के पैदा होते हैं, इस सारी ख़ास किस्म की उसकी जियोलॉजिकल पोज़ीशन की वजह से। सबसे पहली चीज़ जो कि वाक़या हमारे साथ हुआ भी है रिसेंटली वो ये क्लाउड बर्स्ट्स इन हाई टेरेन। अब होता ये है कि जब पहाड़ के बाद से एकदम से अगर नीचे ग्राउंड आ जाए ना तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, एलिवेशन डिफरेंस आ जाता है जो जिसकी वज़ह से जो बादल होते हैं उनका जो पानी होता है वो जो इकट्ठा उसमें होता है वो एकदम से बाहर छोड़ देते हैं पानी। तो जिसकी वजह से वो तकरीबन 100 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर की रेन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर वो पूरी एकदम से ड्रॉप हो जाती है। और ये चीज़ मानसून के सीज़न के अंदर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। और इसके बाद क्या अब जिस तरीके से जून-जुलाई का महीना है, गरम गरम महीने हैं। इन महीनों में ग्लेशियर्स नेचुरली मेल्ट होते हैं और उनका पानी जो-सा है, वो दरियाओं में शामिल होके तो नीचे बहता है। तो यानी कि हमारे पास अब 2 केस बन गए। एक केस कि क्योंकि फुटहिल्स पे है तो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा ये है कि ग्लेशियर्स बिल्कुल करीब हैं, वहाँ से पानी जो मेल्ट होता है, वो फ़ौरन दरिया में दाखिल हो जाता है। इसके बाद मज़ीद ये है कि उस इलाके के अंदर जो डिफ़ॉरेस्टेशन हुई हुई है, उसकी वजह से लैंड इरोजन होती है। जब पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी साथ ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी शिद्दत में ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है और ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है।
उसे रोकना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो चौथा मसला इस बात के साथ वो ये है कि कोई पॉलिसी मेकिंग, कोई स्टैंडर्डाइजेशन बिल्डिंग की नहीं हुई हुई। जो बंदा मुँह उठा के दरिया के साथ अपनी अपनी एस्टैब्लिशमेंट बिल्ड कर लेता है, और ज़ाहिर-ही बात है वो जब इस तरीके कोई वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनी होंगी तो ज़ाहिर-ही बात है उधर लोग भी विज़िट करने के लिए आएँगे। अगर कोई होटल बना तो लोग उधर रहने के लिए आएँगे, कोई रेस्टोरेंट में तो लोग खाने के लिए आएँगे। तो वो एक तो स्टैंडर्ड का बना नहीं हुआ, और दूसरा उन्होंने कोई खातिर-ख़्याल रखा नहीं होता कि ये एक थ्रेशोल्ड है, इस थ्रेशोल्ड से आगे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। इस तरह के मसाइल हैं। तो अगर हम एक ओवरऑल अगर देखें तो स्वाद के लिए हम किस तरह के सॉल्यूशंस हम सजेस्ट कर सकते हैं, जो हमने केस स्टडीज़ देखी हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहले हम एक्टिव सिस्टम्स देखते हैं जो कि सस्ते हैं और शॉर्ट टर्म है, यानी कि जिनको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। वार्निंग सिस्टम्स के अंदर ये है कि आप सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाए, और सेंसर्स के इस्तेमाल के साथ बड़ी अच्छी एजुकेशन की जाए इलाके के लोगों को। उनको समझाया जाए कि ना सिर्फ के सायरन्स आएँ या नोटिफ़िकेशंस आएँ तो उनको सुना जाए, बल्कि उनके आने पे किया क्या जाए एग्ज़ैक्टली। उनकी ट्रेनिंग की जाए, कुछ ड्रिल्स की जाए कि ताकि वहाँ के मकामी लोगों को समझ आ सके कि किस तरीके से मामले को हैंडल करना है। जो टूरिस्ट्स आए हों, उनको गाइड कर सकें, उनको समझा सकें, और एक सिचुएशन को ऑन ग्राउंड हैंडल कर सकें ताकि गवर्नमेंट मशीनरी पे से लोड कम हो सके इस चीज़ का। और जिस तरह सायरन है, सायरन्स को इंतहाई ऊँचा और खौफनाक किस्म का बनाया जाए कि अगर कोई बंदा उन सायरन्स को सुन ले, तो समझ जाए कि भई यहाँ कोई मसला ख़राब है। अब मैं रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो एक पुलिस वाला भाई खड़ा है, पुल पे खड़ा होके घुमा रहा है सायरन, करके कर रहा है। अब वो सायरन इतना छोटा-सा है और उसकी आवाज़ इतनी कम है कि मैं आपसे पुल से साथ वाले घर तक नहीं जा रही होनी। और अगर मिसाल के तौर पे, अगर उन्हें किसी पी आवाज़ घर तक पहुँच भी गई है, तो घर वालों को सुन के करना क्या उस सायरन के बाद? ये पता ही नहीं उन घर वालों को, या उस इलाके के लोगों को पता ही नहीं कि भाई सायरन के बाद करना क्या है। तो एजुकेशन ही उनके लिए कोई नहीं हुई हुई, कोई ट्रेनिंग ही नहीं उनके लिए हुई हुई कोई। इसके बाद दूसरी हमारी लेयर आ सकती है, वो है इमरजेंसी शेल्टर्स बनाए जाएँ। कि ना सिर्फ उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको कहा जाए कि भईजान आपने वार्निंग सिस्टम्स को जब आ जाएँ, सायरन्स बज जाएँ तो आपने सेफ जगह पे जाना है, बल्कि वो सेफ जगह गवर्नमेंट उनके लिए भी बना ले। उसमें बेहतरीन सारी अपनी फ़ोटोएँ भी बनवा लें वो, नाम बड़े-बड़े लिख लें, उससे तख्तियाँ भी लग सकती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अवाम का उससे भला भी हो सकता है। और वो जो ये स इमरजेंसी शेल्टर्स हैं, ये काफ़ी सस्ते भी बन सकते हैं। सस्ते और अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। और इसमें फ़ोटो भी लग सकती है, मार्केटिंग भी हो सकती है, वोट भी लिया जा सकता है, और 5 साल के पीरियड में काफ़ी सारे शेल्टर्स बन सकते हैं। और शेल्टर्स बनाने में कमीशन भी काफ़ी सारी उसका मार्जिन है। तो ये एक बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं, वोट कमाने के लिए तरीक़ेकार हो सकता है। जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे जो गाँव देहात या इस तरह के जो एरियाज़ हैं, उनके अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। तीसरा सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट जो यूज़ कर सकती है, वो है कि कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्डाइज़ेशन की जाए। बिल्डिंग के लिए ख़ास किस्म के स्टैंडर्ड्स बिल्ड किए जाएँ, जो कि फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई पहले किया जाए। फिर उन एरियाज़ के लिए ख़ास किस्म के बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स मुतारफ़ किए जाएँ कि जो बिल्डिंग भी यहाँ पे बनेगी वो ख़ास स्टैंडर्ड्स की बनेगी, ख़ास हाइट की बनेगी, और वो फ्लड रेज़िस्टेंट होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, जो जो लायबिलिटी है वो रियल एस्टेट ओनर्स पे आ जाएगी कि उन्होंने अब जो है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है उस इलाके के अंदर बिल्डिंग्स का। एंड अगेन इसमें भी कमीशन खाने का बड़ा रूम है, और इसके अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं, लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस करने का इसमें बड़ा ज़्यादा इसमें चांसेस हैं। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन बन सकता है। इसके अलावा इसके बाद एक और चीज़ की जा सकती है, जो गवर्नमेंट ने अपने जो कोई कंस्ट्रक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, वो मल्टीपर्पज़ बना ले। जैसा बन बनाया है, बन एक कितना अच्छा और बड़ा सारा बनाया है, उसके ऊपर बाद में रोड बना दी जाए, या एक ऐसा सेक्टर शहर के अंदर बना दिया जाए जो कि ज़मीन से एलिवेटेड हो, ज़्यादा ऊँचा हो, कि जहाँ पे अगर जो एसेंशियल ट्रेड जो शहर का हो रहा है, जो एसेंशियल एक्टिविटी जो शहर की है, वो डिसरप्ट ना हो। स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, वो उस जगह के ऊपर हों। जो ट्रेडिंग हब्स हैं, वो उस जगह पे हों, कि ताकि वहाँ पे जो है अगर सैलाब की सूरत-ए-हाल बन भी जाए तो वो एरियाज़ अफ़ेक्टेड ना हो उस चीज़ से। इसके बाद अगर हम मज़ीद, अगर हम एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कि हम बैरियर्स, डैम्स, इस तरह की चीज़ें हम बनाएँ। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म और काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये पर्सनली आई वुडन्ट रिकमेंड इस गवर्नमेंट को, जो 5 साल का अपना टेन्योर रखना चाहती है, और उसकी कोशिश है कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट किए जाएँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाह-वाह हो सके और वो फिज़िकली लोगों को नज़र आए, और जिसकी बुनियाद पे आगे वोट लिया जा सके। लेकिन अगर तो अच्छी नीयत से काम कर रही है गवर्नमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है, तो फिर तो सबसे बेहतर ये वाला सॉल्यूशन है। सबसे लॉन्ग टर्म और जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुल्क को होगा वो ये है
लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी पर्सनल नीड्स को अगर देखना चाह रही है, जो पॉलिटिशियन अपनी पर्सनल नीड्स को देखना चाह रहे हैं, तो उस हायरार्की में मैंने शुरू से जिस तरीके से मैंने बताया कि सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, उसके बाद इमरजेंसी शेल्टर्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीपर्पस, उसके बाद हमारे पास मल्टीपर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, उसके बाद फिर हमारे पास मेगा प्रोजेक्ट्स की सूरत में डैम्स, बराजेस, बैरियर्स, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अगर हमारे पास कुल मिला के इस तरह के सॉल्यूशन का कोई एक मिक्स बड़ा आइडियल किस्म का हमारी स्वात वैली में हो, तो फिर अगर इस तरह की बारिश हो तो किस तरह की सिचुएशन अनफोल्ड हो सकती है। लेट्स टेक अ लुक फ्रॉम एन आइडियल लेंस। अगर हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स मौजूद हैं तो वो फ्लड के पहले सायरन्स बज गए हैं, नोटिफिकेशंस आ गए हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं कि भाई जन ये एरियाज हैं, लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया जाए कि भाई जन यहाँ बड़ा खतरनाक एरिया है, इधर से आप साइड पे हो जाएं। सायरन इतना खौफनाक बज रहा है कि बंदा सुन कि यार क्या हो रहा है, इसका मतलब कोई इमरजेंसी है, मुझे अपना कोई सेफ जगह पे लेके जाना चाहिए। तो अगर हम देखें टेक्निकली तो जो हमारा इंसिडेंट स्वात वाला हुआ वो तो इसी मसले में ही हल हो गया, हमारे यानी कि पहली वेव में ही हल हो गया। हमारे इसमें सबसे सस्ते तरीन और सबसे जो ईजीएस्ट सोल्यूशन है उसी से हमारा वो मसला हल हो गया। लेकिन लेट्स टेक इट अ स्टेप फर्दर कि जब ये तो फ्लड से पहले यानी कि हमने ये सारा सिस्टम डेवलप कर लिया और जो हमारा वो जो फैमिली थी वो बच गई। लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल सिचुएशन देखें ड्यूरिंग द फ्लड, फिर क्या होगा? ड्यूरिंग द फ्लड ये होगा, जो हमारे एरियाज होंगे जो कि डेजिग्नेटेड होंगे, जहाँ पे शेल्टर्स हमारे पास बने, इमरजेंसी शेल्टर्स बने होंगे, वो अगर रिवर के करीब कुछ बने हुए हैं, लोग दौड़ के उन शेल्टर्स में चले कि ना सिर्फ उस इलाके से अपने आप को सेव किया जाए बल्कि एक ऐसी सेफ जगह में चला जाया जाए कि जहाँ पे अगर फ्लड का पानी आ जाए तो वो लोग महफूज रहें। और इसके अलावा जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हॉस्पिटल है, हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, वो सारी एक एलिवेटेड जगह के ऊपर है, तो वो जगह भी प्रोटेक्टेड है हमारी, यानी कि सिटी की जो एक्टिविटी है, आमदोरफ्त है, वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं हो रही इस टाइम। इसके बाद क्या हुआ आफ्टर द फ्लड? क्या हुआ है, जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारी टीम्स हैं, वो एक्टिवेट हो गई हैं देखने के लिए कि भाई यार कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है हेल्प की, रिकवरी की। हमारे पास वाटर को निकालने का हमारे पास सिस्टम सारा मौजूद है, पंप्स हमारे पास मौजूद है, स्टोरेज टैंक हमारे पास मौजूद है, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। और पूरी सिचुएशन को हमने नहायत ही अच्छे तरीके से हैंडल करके, और अगर कोई बहुत खौफनाक किस्म का भी अगर फ्लड आया तो कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर एक्टिविटी बिल्कुल जिसे कहते हैं रेगुलर ऑपरेशंस उसके ऊपर आ गई है। एंड लेट्स से अगर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लगा हुआ है और वो सक्सेसफुली चल रहा है बिराज की सूरत में या डैम की सूरत में, तो ये पानी आएगा ही नहीं वहाँ पे, प्लेन एंड सिंपल। लेकिन अगर हम, वो तो बड़ा महंगा और बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, हमारी गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग अभी कोई इस तरह की सिचुएशन नज़र भी नहीं आ रही। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम हो सकता है हमारे लिए कि अगर हम सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम और इमरजेंसी शेल्टर्स अच्छे तरीके से अगर हम डेवलप कर लें तो हमारा तकरीबन 90% जो जाने जाती हैं वो बच सकती हैं। यानी कि पहले हमारा मकसद होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू कि हमने जानी नुकसान कम से कम करना है। जानी नुकसान कम से कम हो जाएगा, उसके बाद अगला फेज आ जाता है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाएगा, उसके बाद आ जाता है कि हमने सैलाब का जो पानी है इसको हमने यूटिलाइज करना है किसी तरीके। वो तीसरा फेज है जिसमें बड़ा जो सारी चीज़ें आ जाए। तो ये हमारा जिसे कहते हैं एक बड़ा बेहतरीन सारा मशवरा है हमारी गवर्नमेंट के लिए, जो कि वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकली बेनिफिशियल भी होगा और मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी। एक मिडल ग्राउंड है ये। आइडियल केस से हट के अगर हम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ आए तो ये एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है हमारी गवर्नमेंट के। इस सारी बात के बाद हमारा क्लोजिंग कंक्लूजन क्या हो सकता है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो एक इनएविटेबल चीज़ है, यानी कि वो आने ही आने हैं, हम उनको आने से रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम उनको मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे डेवलप हुआ हो, जो कि हमारे फ्यूचर में हमारी जो मुल्क के जो रेजिडेंट्स उनकी कीमती जाने उनको बचा सके। यानी कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो भी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, जो भी हमारे सोल्यूशंस होने चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकली बेस्ड, उनका मकसद होना चाहिए कि जो सर्वाइवल है, लाइवलीहुड है, वो सिक्योर करना हमारे रेजिडेंट्स का। और वो अगर हम फर्स्ट फेज में अचीव कर लेते हैं, दैट इज़ अ रियली बिग फीट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। और ये चीज़ के जो क्लाइमेट जैसे इश्यूज हैं, ये इश्यूज अब सिर्फ एक एक एनवायरमेंटल इशू नहीं रहे, दे नीड प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर इंजीनियरिंग आउटलुक। इनको इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से, इंजीनियरिंग लेंस से देखने की ज़रूरत है, इसको इंजीनियरिंग लेंस से समझने की, एक्सप्लेन करने की,
समझाने की ज़रूरत है। जो इंजीनियर्स हैं उनको चाहिए कि वो लोग आगे बढ़ें, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। सबसे पहला फेज़ होगा कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों के अंदर कि इंजीनियरिंग इस तरह के मसाइल का सॉल्यूशन है। जब लोग रियलाइज़ करना शुरू करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। इफ देयर इज़ नो अवेयरनेस, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्शन इन एनी टाइम। तो अवेयरनेस क्रिएट करने की हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की हमें ज़रूरत है, और हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मल्टी लेयर्ड प्लान्स चाहिए जिसके अंदर गवर्नमेंट हो, इंजीनियर्स हों, बिजनेसेस हों और कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हों। लेकिन इस सब के अंदर जो इंटेग्रल पार्ट है वो है इंजीनियर्स। अगर गवर्नमेंट, बिजनेसेस, कम्युनिटीज इकट्ठी हो जाएं और उनके पास अगर उनकी नीयत भी अच्छी हो लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजिकल आउटलुक ना हो, इंजीनियरिंग इनसाइट ना हो, दे कैन नॉट क्रिएट रिलायबल सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर द पीपल। उसके लिए चाहिए होंगे इंजीनियरिंग इनसाइट, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कि ताकि अच्छे सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सकें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद है कि ये इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम डिस्कशन की जाती है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट। किस तरह के इंजीनियरिंग मसले के ऊपर जो हमारे मुल्क को दरपेश है उसके बारे में हमें एक सोल्यूशन डिवाइस किया जाए, अवेयरनेस ड्राइव की जाए कि ताकि हमारी गवर्नमेंट का उस तरफ भी ध्यान आए और जो इंजीनियर्स हमारे मुल्क में हैं वो इस तरह के मसाइल को अंडरस्टैंड करें, लोगों को एक्सप्लेन करें और इंगेज करें एक्टिविटीज़ में जो कि हमारे मुल्क को एक्चुअली बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।